इन इन चीजों पे ऐसे ऐसे आपका टैक्स लगता है, जैसे कि सेंट्रल टैक्स लगता है, क्लियर है, डायरेक्ट टैक्स भी लगता है, क्लियर है, टैक्सेबल इनकम पे टैक्स लगता है, ये भी क्लियर है, प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्स है, टैक्स एग्जेम्प्टेड लिमिट क्या है, मतलब ये सब इसके साइलेंट फीचर है। कहने का मतलब है कि इतनी चीजें हमारे इसमें पढ़ना है, मतलब इसके साइलेंट फीचर के अंडर में। तो वन बाय वन हम देखते हैं तो क्लियर होगा, क्योंकि ये सारी हेडिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे आगे चल करके। सो पहले इनकम टैक्स की डेफिनेशन तो क्लियर है ना सबकी, इनकम टैक्स होता क्या है? Am I audible? Yes, sir. ओके। सो अब यहाँ पे आ रहा है कि जो इनकम आपने वर्ड देखा ना, तो जैसे कि आपने टैक्स को डिफाइन किया या टैक्स को आपने समझा, वैसे इनकम को भी समझना पड़ेगा। तो डेफिनेशन ऑफ द इनकम इज गिवन टू क्लॉज 24। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ओके, ये कभी शॉर्ट में क्वेश्चन आता है। तो इनकम की जो डेफिनेशन है वो आपका टैक्सेशन एक्ट, जो टैक्स एक्ट आपका 1961 है, उसके सेक्शन 2 के क्लॉज 24 में डिफाइन है। सो यहाँ पे जो इनकम है, इनकम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर द इनकम टैक्स एक्ट, but no precise definition of the word income is attempted under the tax act. Income in the context of the act in inclusive the narrative given in subsection 24, section 20 of this act enumerated certain items including those which cannot ordinarily be considered as a income but are related to the statutorily as a such। देखो यहाँ पे जो डेफिनेशन की बात करें में, तो डेफिनेशन एग्जैक्ट जो है यहाँ पे नहीं दिया गया है। मतलब इनकम यहाँ तो ये बोल दिया गया कि इट्स डेफिनेशन गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 24, बट एग्जैक्ट इनकम की डेफिनेशन नहीं डिफाइन किया गया है। ओके, और इसमें इनकम को डिफाइन न करके ये बोल दिया गया है कि ये इंक्लूड करता है कुछ चीजों को। ओके, अब किन चीजों को इंक्लूड करता है, जैसे कि डिविडेंड हो गया, प्रॉफिट एंड गेन हो गया, वॉलंटरली कंट्रीब्यूटर रिसिव्ड बाय ट्रस्ट हो गया, ये मतलब अब यहाँ पे जो भी चीजें आप यहाँ पे एक लिस्ट देख रहे हो ना, ये पूरी इन सारी चीजों को इनकम कंसीडर किया गया है। ओके, एनी कंपनसेशन हो गया, कैश असिस्टेंट रिसीव हो गया, इंटरेस्ट हो गया, सैलरी हो गया, बोनस हो गया, कमीशन हो गया, रेमनरेशन हो गया, तो दीज ऑल एग्जाम्पल ऑफ द इनकम और दीज थिंग इंक्लूडेड इन द इनकम। सो आप क्या बोलोगे कि इनकम इज नॉट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 24, बट इट इंक्लूड मल्टीपल थिंग्स, और इनमें से आप 5 6 7 8 जो भी आपको याद आता है समझने के बाद वो आप लिख दोगे। एक बार ये आप लिस्ट देख लो, एंड किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर हुआ जो मैंने बताया अभी को? Am I audible? Yes, sir. Clear है। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप बताओ। हमने इनकम टैक्स देखा, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। इनकम टैक्स हमने देखा। सो इनकम टैक्स मींस एक ऐसा टैक्स होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू किसी पर्सन के ईयरली बेसिस पे टैक्सेबल इनकम पे इम्पोज होता है। ओके, फिर हमने देखा कि इनकम क्या होता है। तो इनकम की आप डेफिनेशन बताओगे, 2 क्लॉज 24 ऑफ द टैक्स एक्ट 1961 में दिया गया है। एंड इनकम वर्ड इज नॉट स्पेशली डिफाइंड, बट देयर इज गिवन इनकम इंक्लूड सर्टेन थिंग्स। अब उनमें से आप इन चीजों को मेंशन कर दोगे, लाइक कोई सैलरी, बोनस, इंटरेस्ट, कमीशन, रेमनरेशन, प्रॉफिट, लॉस, कंपनसेशन, इन सारी चीजों को इनकम की कैटेगरी में रखा गया है। Is it clear? Is it clear to everyone? Yes, sir. Shireen? Yes, sir, clear. Okay. Next. और ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ याद रखना है, जो लिस्ट है 5 6 आप बता देते हो, दैट इज सफिशिएंट। पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका सर एक क्वेश्चन था।
जो होम मेकर्स हाँ होती हैं, हाउस वाइफ होती हैं, जो इनकम टैक्स फाइल नहीं करती हैं, अगर वो अपने जैसे कोई स्मॉल स्मॉल सेविंग्स करके कैश में अपने अकाउंट में डिपॉजिट करती है, सो दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज एन इनकम। नहीं शिरीन, वो अब पिन मनी होता है, उसमें ही टैक्स होता। उसका कोई नहीं नहीं लिमिट नहीं होता नहीं, है क्या? सुनो 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 सुनो, आप एक बार फिर से पूछो, मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बड़े रूल अब आ गए हैं, एक बार आप फिर से पूछना। सर जैसे होम मेकर्स होते हैं या जो वर्क कर रही नहीं कर रही होती हैं, हाँ इरिस्पेक्टिव वेदर वो इनकम टैक्स फाइल कर रही है नहीं कर रही हैं, उनकी वैसे कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है, बट वो स्लोली स्लोली कुछ एक्सपेंसेस या गिफ्ट के थ्रू थोड़ा सा कैश इकट्ठा कर लेती है ओवर सम टाइम, और वो कैश अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर लेती हैं, सो इज दैट कंसिडर्ड एज इनकम? नहीं, वो नहीं कंसीडर किया जाएगा, बट एक चीज ये ध्यान रखना, जैसे कि आपने गिफ्ट वर्ड यूज किया, ओके, हम्म। अब वो गिफ्ट लाइक एक लिमिट से ज्यादा है, लाइक इलॉजिकल टाइप में, जैसे कि 50 लाख रुपीस किसी ने आपको दे दिया, ऐसा कुछ, तो वो सब बेनामी एंड उन सब के चक्कर में, लाइक ब्लैक मनी को व्हाइट मनी की क्लियर करने के चक्कर में वो सब आ जाएगा। जब तक वो इनकम लाइक एक लिमिट में रहेगा, ओके, जैसे कि किसी ने 2,000 4,000 ऐसे दे दिया, तो चलो वो लॉजिकल है कि एज ए गिफ्ट या किसी रिलेटिव ने ज्यादा टाइम दे दिया, वो तो ठीक है, उसने अपने बैंक में रखा, वो भी ठीक है, लेकिन अगर एक लिमिट क्रॉस करेगा ना, तो उस पर बिल्कुल नोटिस आ जाएगा, ओके। सर वो लिमिट क्या इवन है, देन कोई लिमिट है उस पे? बिल्कुल, एक्चुअली ना, जैसे कि अब पैसा उसने जैसे सेविंग अकाउंट में उसने रखा, ओके, तो जब वो पैसा रखेगी ना, जैसे अगर मान लेते हैं उसने 50 लाख रुपीस रखा, तो उसके पास नोटिस आएगा, और जनरली आप ऐसे मान के चलो कि आप इकट्ठा 10 लाख, एक्चुअली ऐसा कुछ फिक्स वो नहीं रहता, लेकिन तब भी आप एक एवरेज आप 10 लाख रुपए तक तो मान के चलो कि अगर आप सडन अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए रखते हो, तो मे बी आप 10 12, इस टाइम तो वैसे जो अभी का नोटिस आया उस अकॉर्डिंग तो आप 12 ही लाख मान के चलो कि 12 लाख प्लस अगर आपका हो रहा है, ईयरली भी अगर आपके पास आप ईयरली भी 12 लाख से ऊपर जा रहा है आपका, तो मे बी आपके अगेंस्ट नोटिस आ सकता है कि आप इसका डिस्क्रिप्शन दीजिए, लाइक कैसे आया, कहाँ से आया, जो भी आप इसकी डिटेल्स तो दीजिए। सिंगल सिंगल टाइम पे 50,000 जमा करने जाते हैं तो भी पैन कार्ड मांगते हैं, तो वो 50,000 तो क्या पेन वो एक बेंचमार्क है क्या? वो पेन कार्ड अलग, पेन कार्ड तो इसलिए हो गया ना क्योंकि जैसे कि जिसकी भी ज्यादा इनकम हो रही है, तो गवर्नमेंट ये चाहता है कि लोग 4 5 अकाउंट खुलवा लिए होंगे, और जो आपका पेन कार्ड होता है वही एक ऐसा वे होता है कि जिससे कि ये मॉनिटर कर सके कि 4 5 अकाउंट है, तो हर अकाउंट से कितना ट्रांजेक्शन किया जा रहा है। विदाउट पेन कार्ड, जैसे मैंने, मेरे पास मान लो एग्जांपल पेन कार्ड नहीं है, मैंने SBI HDFC ICICI तीनों में अकाउंट खुलवा रखा है, और तीनों से मैं अगर मैं पैसा निकालूंगा ना, तो कोई मतलब पता नहीं चल पाएगा, ओके। बट पेन कार्ड एक ऐसा चीज है कि जो तीनों अकाउंट को मेरे को लिंक कर देता है, और कहीं से कुछ भी ट्रांजेक्शन करे तो पेन कार्ड में आ जाएगा कि हाँ इन्होंने ईयरली 10 लाख 20 लाख इतने का इन्होंने ट्रांजेक्शन किया है, ओके। तो पेन कार्ड तो उसके बिना तो आप 50,000 के ऊपर जा ही नहीं सकते, फिलहाल पेन कार्ड एक अलग चीज है। बट आप ये मान के चलो कि प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग 12 लाख पे आ जाना चाहिए, बट दिस इज नॉट अ मैंडेटरी। अगर इनकम टैक्स जैसे कि जो भी वहां के पर्सन उन्हें नहीं फील हुआ या नहीं लगा तो नहीं भेजे, ओके, बट उनके पास ऑप्शन होता है, वो भेज सकते हैं इस रेट तक, लाइक अगर आपका 12 लाख तक जा रहा है और इसके जैसे ऊपर क्रॉस किया तो आपको भेज सकते हो, वो नहीं भेजे वो बात की बात है, बट वो नोटिस भेज सकते हैं, जो अभी की 5 लाख ही आपका चल रहा था, इसके ऊपर जाता है तो आपको भेज सकते हैं, ओके। आप नोटिस करना है जितने भी सिटी में जिनके घर होते हैं जो रेंट पे देते हैं, वो कभी अकाउंट में पैसा नहीं लेते, ओके, वो कैश हमेशा लेते हैं, कहते हैं कि हमें रेंट हमारा कैश में दो, हमें अकाउंट में नहीं चाहिए, क्योंकि उनके इतने रेंट आते हैं, 2.5 लाख 4 लाख 5 लाख ऐसे ऐसे रेंट आते हैं, वो तो GST भरते रह जाएंगे, तो हमेशा कैश में लेते हैं और इधर उधर उसको ब्लैक टू व्हाइट करते रहते हैं। और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है, आपने कहा इनकम इंक्लूड्स कैश असिस्टेंस रिसीव्ड, सो अगर सेम क्वेश्चन, अगर कोई इनकम टैक्स पेयर तो है लेकिन उसके पास कुछ कैश कलेक्शन हो गया ओवर सम टाइम, अगेन थ्रू गिफ्ट्स और व्हाटएवर रीजन, या साइड में कुछ पढ़ा रहा है कुछ कर रहा है और वो कैश अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, इज दैट आल्सो कंसिडर्ड एज इनकम? अपने पर्सनल अकाउंट में डिपॉजिट करता है, लेट्स से कि मैं काम कर रही हूँ साथ में मैं शाम को पढ़ा देती हूँ किसी बच्चों को और बिल्कुल मुझे इनकम कैश में मानी पेमेंट जाएगी, आती है, बिल्कुल बिल्कुल इनकम माना जाएगा, माना टीचिंग जाएगा ना? बिल्कुल माना जाएगा। आप ट्यूशन दे रहे हो, वैसे रूल्स तो ऐसे ऐसे हैं कि विदाउट, जैसे अगर आप कोचिंग पढ़ा रहे हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो ना, तो विदाउट उसके लाइसेंस के और एक
प्रिस्क्राइब्ड वे जो है गवर्नमेंट की कि आप पहले लाइसेंस लो, ये वो सारी चीज, उसके बिना तो आप कर ही नहीं सकते, लोग फिर भी कर रहे हैं। ओके, अभी पता है वो जो जैसे कि जो ठेले वेले पे वो बेचते हैं चाट वाट ये सारी चीजें, तो पहले उनके ऊपर गवर्नमेंट का वो नहीं था उतना, लेकिन अभी बहुत से लोगों को नोटिस गया है कि आपकी इनकम इससे ऊपर जा रही। पहले क्या होता था, लोग कैश देते थे, बट अब कभी कहीं पे कोई भी कुछ खा रहा है ना, तो वो कैश नहीं दे रहा है, फोन के थ्रू जीपे एंड फोन पे यही सब कर रहा है। तो अब उनके पास इतनी इनकम मतलब ईयरली हो जा रहा है कि उनको फिर नोटिस जा रहा है। और अभी रिसेंट में ये रूल आया है कि कोई भी पर्सन अपने घर में किसी भी टाइप की, जैसे कि जो रेजिडेंशियल घर है, तो रेजिडेंशियल घर में आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते, एक छोटी सी शॉप भी नहीं रख सकते, लीगली आप नहीं रख सकते, इलीगल तरीके से तो हर पर्सन अपने घर में शॉप खोल के बैठा है। तो बहुत सारी चीजें हैं बाई लॉ, हो या नहीं हो बात की बात है। तो सर बेसिकली इसमें यही है ना कि अगर आप हेलो जो एग्जैक्ट लिमिट है आपकी, उस हेलो लिमिट तक ही आप जो हेलो हाँ जी, सर, मेरा एक उस क्वेश्चन लिमिट था। तक ही आप अगर हेलो हाँ जी बोलिए। सर, अगर जैसे रेजिडेंशियल हाउस में किसी ने कोई शॉप डाल ली है प्रॉपर्टी की, तो वो इलीगल है? मतलब प्रॉपर्टी डीलिंग की जो शॉप होती है, जनरली क्या लोग एक्चुअली ऑफिस खोल के बैठ एक्चुअली जाते हैं। एक्चुअली अगर आपको बिजनेस करना रहता है ना, तो उसको कॉमर्शियल में कराना पड़ता है। ओके, विदाउट कॉमर्शियल कराए अगर आप रेजिडेंशियल में बिजनेस कर रहे हो, आप चाहे रेंट का बिजनेस कर रहे हो, चाहे आपने शॉप ओपन किया या कुछ भी किया, तो इलीगल होता है। ओके, सब लोग करते हैं, दिल्ली में आप देखोगे सब लोग रेजिडेंशियल में ही हाँ रेंट हाँ, दिए पड़े तो हैं। मतलब उसको कमर्शियल कराना पड़ता है सर? बिल्कुल कराना पड़ता है, कॉमर्शियल का मतलब टैक्स लगता है वो हाई आता है, जो लाइट का कनेक्शन होता है वो हाई आता है, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है, बट लोग नहीं अच्छा। कराते हैं, ऐसे ही चल रहा है बट सब। सर कुछ बिजनेस में मिक्स लैंड यूज परमिटेड है, जिसमें मतलब जो कुछ कंसल्टेंसी वगैरह वगैरह वाले जो काम है वो तो परमिटेड है रेजिडेंशियल में भी। वो नोएडा और गुड़गांव में परमिटेड है, बाकी तो छोटे शहरों में तो कहीं भी खोल लो, मतलब रूल्स वो तो बहुत है, चीजें मानने जो जाओ, नहीं है तो नहीं है। वही चीज है, ओ इंडिया है सर, इंडिया में इतने रूल्स है, इतने लॉ है। लॉ सर ये भी है ना, आपको मैं बताऊं एग्जैक्टली उस एक्ट का नाम नहीं याद आ रहा है, कि अगर किसी पर्सन ने आपसे कोई कमिटमेंट कर दिया, ओके, वो नहीं करता तो आप उसके अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकते हो। जस्ट एग्जांपल, आप कोचिंग में चले गए, कोचिंग वाला ने बोला कि आप सर वॉइस ब्रेक हो गया। आपने एक वो सुना होगा, मैं बता रहा हूँ, रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा तो इस पे नहीं आएगा, दूसरा चीज होता तो जो वाला जजमेंट के लिए हो गया वो तो टॉर्ट में चला कमिटमेंट। जाता था। अच्छा वो था, मैं बता रहा हूँ, आपने टीपीए पढ़ा होगा, तो उसमें एक है फीडिंग ग्रांट बाय स्टॉपल, कि यू कैन नॉट रिवोक योर स्टेटमेंट और यू कैन नॉट रिटर्न फ्रॉम योर स्टेटमेंट, लाइक जो आपने कमिटमेंट किया वो तो आपको करना। एविडेंस में, वो तो एविडेंस में है सर वो तो। नहीं, स्टॉपल प्रिंसिपल एविडेंस में है, ओके, बट इसी के जैसा एक टीपीए, आप कैरेक्टर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, उसमें इसी कॉन्सेप्ट को फीडिंग ग्रांट बाय स्टॉपल बोलते हैं। ओके, चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ऐसे इसमें बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो लॉ और रूल्स तो बहुत है इंडिया में। तो टैक्स तो वो हमने ऐसी चीज है जी, इनकम टैक्स के आदमी सांस भी नहीं ले सकता, सांस पे भी इनकम टैक्स लगा दिया है। हाँ हाँ, तो अभी हमने क्या देखा, इनकम टैक्स देखा एंड इनकम देखा। ओके, एंड नेक्स्ट देखो यहाँ पे दूसरी चीज देखने जा रहे हैं, कैजुअल इनकम। चलो ये इसे जाने दो, ये सेक्शन इसे जाने दो। आप सब ना एक दिन अगर पहले ही सिलेबस अपना भेज देते ना, थोड़ा सा आदमी देख लेता है क्या रहता हमें है। क्या बताती कॉलेज वाले सर, हमें क्या बताती, हम तो स्टूडेंट है, कॉलेज वालों को खान साहब को कोऑर्डिनेट करना चाहिए था, वो करते वर्ते है नहीं मैडम, वो फीस ले ली, करते कुछ है नहीं, उन्हें कोऑर्डिनेट करना चाहिए था आपके संग। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, और इसमें इस वाले नोट्स में और कुछ खास वैसा नहीं है।
तो एग्रीकल्चर अच्छा। बता दो, वो एक पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपके नोट्स भी बढ़िया बने हुए हैं उसमें, तो एग्रीकल्चर 2-1 बता दो तो भला हो जाएगा हम लोगों का। 20 नहीं नंबर का नहीं नहीं क्वेश्चन नहीं आता है पूरा नहीं उसमें। नहीं नहीं, मैं एक ये चीज सोच रहा हूँ। पहले ना जैसे कि हमने थोड़ा सा देखा इसका कुछ डेफिनेशन, जैसे कि कोई भी एक्ट होता है तो उसकी डेफिनेशन क्लॉज होते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार आप सबको डेफिनेशन क्लॉज में जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो भी मतलब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो कवर करा दूं, जिससे कि जब आप पढ़ोगे ना पूरे एक्ट को तो आपको बहुत इजी लगेगा। और विदाउट डेफिनेशन क्लास बहुत सारे ऐसे, जैसे कि इनकम आपने वर्ड देखा, टैक्स आपने वर्ड देखा, सारी चीजें उसमें आपको मिल जाती है। तो एक बार आप डेफिनेशन क्लॉज देख लो एंड उसके बाद आपका जब भी नेक्स्ट लेक्चर जैसे हमारा शेड्यूल होगा तो हिस्ट्री से ही मतलब बिल्कुल शुरू से ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बट एक बार आप पहले वहां से डेफिनेशन क्लॉज देख लोगे तो अच्छा रहेगा। 1 बाय 1 जितनी भी डेफिनेशंस है, जैसे भी हमने 1-2 डेफिनेशंस देखा ना, ऐसे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं स्क्रीन भी शेयर कर दे रहा हूँ, ओपन भी हो गया है। वैसे ये आपका एक्ट है बहुत बड़ा, लेकिन अच्छा है कि इसमें इतना पढ़ना नहीं है। सर इस पूरे एक्ट में तो 3 साल का सीए होता है, हमारा तो एक पेपर ही है। हाँ हाँ सर, वो मैं देख रहा था, एक्ट को ओपन किया था, है बहुत बड़ा लेकिन अच्छा है, इतना पढ़ना नहीं है। अब देखो, अब डेफिनेशन क्लास में ना, जैसे कि आपने एग्रीकल्चर जो भी आपने बोला, अब हमें खोजना कहीं नहीं पड़ेगा, सब कुछ हमें यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो किसी भी एक्ट का ना सबसे पहले डेफिनेशन क्लॉज की, अगर कोई एक्ट आप पढ़ रहे हो, लाइक कोई कोडिफाई लॉ पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन क्लॉज कवर करो, क्योंकि आपका 50% कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर होता है। ओके, तो एक्ट का नाम क्लियर है 1961, इट एक्सटेंड टू होल इंडिया, लाइक पूरे इंडिया पर अप्लीकेबल होगा। और आप जानते हो जब भी कोई एक्ट इनैक्ट होता है तो उसके 1 साल बाद वो इनफोर्स होता है कैजुअली। तो 1961 में बना था एंड 1 अप्रैल 1962 में इसको इनफोर्स किया गया। ओके, अब यहाँ पे हम वो डेफिनेशंस देखेंगे जो कि आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। ओके, सो पहला आप इसमें मार्क करो, एग्रीकल्चर इनकम 1 कैपिटल ए, मतलब काफी इंपॉर्टेंट है ये, शॉर्ट में भी क्वेश्चन आपका आता है। और थोड़ा सा ये मतलब बड़ा भी डेफिनेशन है, थोड़ा सा नहीं, मेरे को तो काफी बड़ा डेफिनेशन लग रहा है ये। तो सर पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें, बहुत बड़ा है हाँ, ये। ये बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें हैं, बट कोई नहीं, इससे क्या रहेगा, डेफिनेशन क्लॉज से सब कुछ क्लियर होता चलेगा और बहुत एग्जैक्ट इसमें पॉइंट टू पॉइंट रहता भी है। सो एग्रीकल्चर इनकम इज गिवन 1 कैपिटल ए, so it means any rent revenue derived from land which is situated in India and is used for the agriculture purpose. Okay, जैसे कि आपके इंडिया में कोई लैंड है एंड जिसका यूज एग्रीकल्चर पर्पज के लिए हो रहा है, तो उससे जो भी रेंट एंड रेवेन्यू डिराइव हो रहा है तो वो आपका एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। सो एनीवन हैव एग्जांपल ऑफ दिस क्लॉज? कोई एग्जांपल है जो मैंने अभी बोला, एनी रेंट रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम द लैंड विच सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज? यस सर। जितनी खेती की जितनी इनकम है वो सारी इसी में ही आएगी। नहीं, ये तो आपने कैजुअल चीज बोल दिया, एग्जैक्ट उस पॉइंट का, वो तो एग्रीकल्चर इनकम में तो कॉमन सी बात है, खेती की इनकम आएगी। जैसे इस किसी point ने पे अपना खेत बटाई पे दे रखा हो, उससे जो वो पैसे ले रहा है बटाई के, वो एग्रीकल्चर इनकम है। हाँ बिल्कुल सही, बटाई की एग्रीकल्चर इनकम है, बिल्कुल सही। बटाई का सब दो हमारे यहाँ ना 2 चलता है, एक होता है बटाई जिसमें आधा हो गया, और एक ऐसा भी चलता है, आप सब जानते होंगे कि 1 साल के लिए दे दिए कि ले जाओ 1 साल ये 1 बीघे लैंड तुम यूज करो और तुम इस पे चाहे खेती करो या ना करो, 1 साल में मुझे 10,000 रुपए चाहिए। ओके, सो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। ओके, चलो सेकेंड, एनी सर इसमें ऐसा एक ऐड मिनट कर एक सकते हैं मिनट, ना कि यदि उसने एग्रीकल्चर काम नहीं किया एग्रीकल्चर लैंड पे तो कैसे होगा? ये तो सर पॉइंट है ये ना, नहीं, एग्रीकल्चर पर्पज लिखा है। नहीं सुनिए, मैंने आपको लैंड एग्रीकल्चर पर्पज के लिए दे दिया, अब आप खेती नहीं किए, नहीं उगाए कुछ, दैट इज नॉट माय फॉल्ट। ओके, हमारा पर्पज आपको उस पर्पज के लिए देते ही कंप्लीट हो गया। ओके,
जैसे कि मैंने आपको रूम रेंट बनाई जाती है वो तो वही क्या तो बनाई जाती है वही क्या माइक ऑफ कर लीजिए आप सर सब। सर इसका तभी क्लियर होगा जब आप डिटेल बताएंगे, इसका सारी चीजें कवर करेंगे, जैसे कि रेवेन्यू अराइज फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड, लाइक द उस पर क्रॉप उसने ग्रो किया, उसके बाद वहाँ पे जो है एग्रीकल्चर के कोई भी इक्विपमेंट रखने के लिए कोई हाउस बना के रखा, तो इक्विपमेंट रखने के लिए अपना ट्रैक्टर खड़ा करने के लिए उसने वो प्लेस यूज किया। उसके बाद जो है उसमें क्रॉप्स मीन्स आपका जो भी एग्रीकल्चर में आइडेंटिफाई है, जैसे चाहे उसके अंदर उसने पेड़ लगाए या फिर फसल उगाई, तो सारी चीजें कवर होगी ना, बहुत चीजें है, तो ऐसे बहुत सारी शॉर्ट में चीजें तो सर हैं, क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो सर एक डिटेल में बताएंगे तो तभी तो क्लियर होगा सर, इतने शॉर्ट में थोड़ा ही, वो तो सबको ही पता है कि ये एग्रीकल्चर इनकम होगी, जो भी फसल उगाने से इनकम आएगी, तो थोड़ा डिटेल में बताइए सर इसको। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, डिटेल में बता दे रहे हैं। सो देखो यहाँ पे विजिबल तो है ना स्क्रीन सबको? यस सर। यस सर। ओके। सो यहाँ पे देखो अब कई सारी चीजें हैं, और पहला यहाँ पे कह रहा है एनी रेंट, ओके, और रेवेन्यू डेराइव्ड फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज। ओके, अब जो भी आपको उस एग्रीकल्चर लैंड के थ्रू रेंट डिराइव हो रहा है, ओके। अब जो आपका एग्रीकल्चर लैंड था, तो रेंट में उसमें जैसे कि इन्होंने मल्टीपल सारे एग्जांपल दिए कि ट्रैक्टर रखने के लिए, मशीन लगाने के लिए, या ऐसे आप कोई भी चीज इमेजिन कर सकते हो, ओके। अब आपके उस एग्रीकल्चर लैंड का यूज कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर चीज के लिए यूज कर रहा है, इवन देन पंपी सेट होता है या पानी की कोई मतलब और मीन्स यूज करने के लिए, तो उससे जो रेंट डिराइव हो रहा है वो चीजें आ गई। अब सेकंड इसमें और कह रहा है, एक रेंट हो गया, रेंट तो चलो आपको किराया मिल गया जो कि आपके लैंड का किसी ने लेकर के यूज किया, ओके। अब रेवेन्यू में क्या होता है, जो आपके बटाई वाला चीजें था, ओके। जैसे कि अब किसी ने कहा कि ठीक है मैं इसमें पोटैटो की खेती करूंगा, और उसमें वो चीज किया और जो भी हुआ 50-50 ले लिए, ऐसा कुछ इसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी। और इसके अलावा कोई भी आप एग्रीकल्चर चीजें आप ले सकते हो कि ये चीज मैं इसमें मतलब इसका एग्रीकल्चर करेंगे, जो भी आएगा इसका हाफ आप लेंगे, तो ये सारी चीजें इसमें आपकी फॉल कर जाएंगी। और इसमें मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है कि और बहुत ज्यादा मतलब उसमें वो बताएं, इसमें अगर जिसको नहीं क्लियर होगा तो वो बता देगा, मैं और से और चीजों को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये क्लियर है फिलहाल सबको इतना अभी? यस सर। हाँ, Yes, सो रेंट एंड रेवेन्यू दोनों अलग है, ओके। रेंट मतलब आपने अपने लैंड को यूज करने के लिए दिया है, एंड वो यूज करके आपको रेंट दे रहा है, ओके। रेवेन्यू आपका इसी के पार्ट ही है, लेकिन रेवेन्यू का मीनिंग थोड़ा सा बदल जा रहा है। रेवेन्यू में आपकी ये सारी चीजें आ जा रही हैं कि हाफ हाफ वाले मिल रहे हैं, या तो कोई प्रोडक्ट हुआ तो हाफ आपको प्रोडक्ट दे दिया। जैसे होता है ना कि जैसे कि एक हो गया कि उसने पोटैटो को सेल करके हाफ पैसा दिया, एक हुआ इसमें पोटैटो ही सारी मतलब हाफ दे दिया आपको, तो वो सारी चीजें आपके रेवेन्यू में फॉल कर जाती हैं। एंड सेकेंड आता है आपका एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड बाई, पहला है एग्रीकल्चर, एंड सेकेंड है इसमें, अब इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 पॉइंट है। अब मतलब कोई भी इनकम आपकी डिराइव्ड हो रही है लैंड से बाय एग्रीकल्चर, वो भी इसमें आएगा। सेकेंड कह रहा है द परफॉर्मेंस बाय द कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ऑफ एनी प्रोसेस ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड बाय द कल्टीवेटर और रिसिप्ट of a rent in kind to render the produce raised or received by him fit to be taken to market, ओके। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक तो इनकम मतलब इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम, तो एक तो इनकम वो आ जाएगी जो एग्रीकल्चर से हुआ, एग्रीकल्चर में लाइक जो आप किसी भी टाइप की जो खेती कर रहे हो उनसे उन सब चीजों जो डिराइव हुआ वो। और दूसरा ये कह रहा है कि द परफॉर्मेंस बाय द कल्टीवेटर और receiver of rent in kind of any process ordinarily employed by the cultivator। अच्छा, कल्टीवेटर में बहुत सारी चीजें आती हैं, और प्रेजेंट टाइम में इंडिया में कल्टीवेटर का ही सिस्टम है, जो पहले हैंड से चीजें होती थी कटाई या सारी चीजें, अब उनमें कल्टीवेटर का यूज किया जा रहा है। कल्टीवेटर का बेसिक मीनिंग क्या हुआ, आप में से किसी को पता है? लाइक इसमें कौन कौन सी मशीनें आती है? थ्रेशर आएगा, हार्वेस्टर आएगा, ट्रैक्टर आएगा, विनोइंग के लिए 3-4 इक्विपमेंट हाँ, इम्पोर्टेंट है। ट्रैक्टर तो आपकी सर वो हो गया, दूसरा चीज आपका थ्रेशर,
हार्वेस्टर, थ्रेशर जैसे कि आपके जो अनाज निकालते हैं उसके लिए, हार्वेस्टर जो खेतों में चल रहा है उसके लिए। तो उन चीजों का यूज करके मतलब जो एग्रीकल्चर आप इनकम जो जनरेट कर रहे हो, जो भी आप उन चीजों का यूज करके जो इनकम जनरेट हो रहा है उन्हें मार्केट में बेचने के बाद जो आपका इनकम जनरेट हो रहा है, तो वो भी सारी चीजें आपकी एग्रीकल्चर इनकम में आएंगी। ओके। थर्ड इसमें कह रहा है, वैसे थ्रेशर हार्वेस्टर बेसिक दो, एक मतलब जैसे कि बुआई के लिए एक यूज होता है सीडिल, वो भी एक मशीन होती है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बट आप थ्रेशर हार्वेस्टर आप दो समझ रहे हो तो भी मतलब सफिशिएंट है। इसमें सर कल्टीवेटर है। कल्टीवेटर का मीनिंग इसमें जो है पर्सन से, वो जो डेफिनेशन में पर्सन से ले रहा है, ना कि इक्विपमेंट। यहाँ बाय द परफॉर्मेंस ऑफ अ कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ अ रेंट इन काइंड ऑफ एनी प्रोसेस ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड बाय द कल्टीवेटर। ये पर्सन को ले रहा है, पर्सन को आइडेंटिफाई कर रहा है। पर्सन को सर, इक्विपमेंट नहीं है इसमें। ये एक सेकेंड सर इसमें कल्टीवेटर का मतलब यहाँ पे कोई मशीन या वो नहीं है। यहाँ सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो उस पर्टिकुलर लैंड की जुताई करता है, जुताई मतलब उसको ड्रिल करके उसमें फसल उगाने से पहले जो उसको जुताई करता है उसको कल्टीवेटर से बोला, चाहे वो मशीन से करो, हाथ से करो, कैसे भी करो, तो वो मतलब है यहाँ पे कल्टीवेटिंग का। अरे वो सही है, आप सब ना एक चीज नहीं समझ पा रहे हो, आप वर्ड टू वर्ड पकड़ते हो। देखो यहाँ पे ना, जैसे कि इसने कल्टीवेटर वर्ड जैसे यूज किया, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी पे काम करेगा तो प्रेजेंट टाइम पे पर्सन काम करेगा, ठीक है, लेकिन पर्सन किसी न किसी मशीन का यूज करेगा। ओके। आप कहीं पे प्रेजेंट टाइम पे देखो जो भी मशीन हुई वो पर्सन ही चला रहा है, मशीन ऑटोमेटिक नहीं चलती, ठीक है। The performance of by a cultivator or receiver of rent in any kind of process ordinarily employed by a cultivator। तो ये तो चलो क्लियर है कि हाँ पर्सन ही है, लेकिन वो तो मतलब एक होता है ना कि अंडरस्टूड रहती हैं, या मतलब पहले से क्लियर रहता है कि हाँ अगर कोई मशीन यूज हो रही है तो उसे करने वाले पर्सन मतलब करने वाला कोई पर्सन ही रहेगा। ओके। इवन देन जो एग्रीकल्चर हो रहा है तो एग्रीकल्चर करने वाला पर्सन ही है। ओके। बट इसमें आप सबको क्या डाउट था, मुझे ये नहीं समझ में आया, मतलब किस चीज को लिए अभी आप पर्सन कह रहे थे, मैं ये नहीं समझ पाया, मतलब क्या इसमें क्वेश्चन क्या था आप लोग का? सर रिसीवर कौन होता है? कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट। रिसीवर सिंपल सी बात है ना, जो मतलब रेंट को रिसीव कर रहा है, ओनर ऑफ दैट लैंड, जिसकी जमीन है। वो तो कोई भी हो सकता है, ऑनर भी हो सकता है, पर्टिकुलर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट पे पोजीशन पे लिया तो वो भी हो सकता है। रिसीवर मतलब जो ले रहा है, एक लैंग्वेज में आप बोलो तो। अब वो ऑनर होगा कि या पोजीशन होगा, वो तो केस टू केस डिपेंड करता है। आपको सेकंड वाले में आप सबको क्या डाउट था, वो पहले आप मेरे को थोड़ा आइडेंटिफाइड करो तो मैं और क्लियर बता पाऊँ। सर वो मतलब इक्विपमेंट डिस्टिंग्विश कर रहे थे आप, उनके एग्जांपल दे रहे थे ना कि हार्वेस्टर, कल्टीवेटर वगैरह वगैरह। नहीं सर, मैं ये बता रहा था कि ये सब जो इक्विपमेंट होते हैं इनके थ्रू मतलब चीजें होती हैं। ओके। वो मैं समझाने के लिए बता रहा था, करेगा तो कोई पर्सन ही करेगा ना, वो तो बिल्कुल लॉजिकल है। वो मैं बता रहा था कि प्रेजेंट टाइम में जैसे कि जो भी हमारे कल्टीवेटर में चीजें यूज हो रही हैं, वो ये सारी चीजें आती हैं। सर इसमें एक क्वेश्चन था, सपोज कि मैं लैंड का ओनर हूँ, मैंने आगे लैंड जो है सेकंड पर्सन को एग्रीकल्चर के पर्पज से दे दी। ये बच्चे स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं सर, ज्वाइन नहीं कर पा रहे क्लास। अच्छा मैं देख रहा हूँ एक्चुअली ना, क्लास इतना सीरियस तरीके से चलने लगता है कि बच्चे बीच में ज्वाइन करते तो पता भी नहीं चलता। एक बार आप फिर से बोलना थोड़ा सा, बच्चे मैं किसी लैंड का ओनर हूँ, मैंने अपनी लैंड जो है सेकंड पर्सन को एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से दे दिया, तो उसने क्या किया, अगेन जो है वो लैंड सेकंड पर्सन को यानी नेक्स्ट को उस एग्रीकल्चर पर्पज से दे दिया। सपोज उसने मुझसे जो है मैंने 500 रुपए में दिया उसको, उसने वो जो है 1000 रुपए में आ गया एग्रीकल्चर पर्पज के लिए दे दिया। तो यहाँ पे मेरे को ये बताइए कि वो तीनों के लिए एग्रीकल्चर इनकम होगी, या फिर जो है जो उसमें फसल ग्रो कर रहा है उसके लिए तो रहेगी और ओनर के लिए भी रहेगी, क्या मिडिल पर्सन के लिए भी वो एग्रीकल्चर इनकम रहेगी या फिर अदर इनकम रहेगी? अच्छा ठीक है, तो जस्ट एग्जांपल आपने यहाँ पे 3 पर्सन ले लिए, एक ऑनर जो आप हो, आपने अपने लैंड को दूसरे को दिया फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज,
ओके, 500 में, और उसने 1000 में थर्ड पर्सन को दे दिया है, यही ना। तो आप जो इनकम जनरेट करोगे, चलो आपका तो एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है, क्योंकि आपने मतलब लैंड को दे करके इनकम जनरेट कर रहे हो, वो एक रेंट आप पा रहे हो, ठीक है। लास्ट वाला जो पर्सन है, अगर उसने मान लेते पोटैटो के एग्रीकल्चर मतलब खेती किया, उसको बेचा, उसके लिए भी एग्रीकल्चर इनकम है। आप सेकंड वाले के लिए पूछ रहे हो कि सेकंड वाले का इनकम जो है वो एग्रीकल्चर इनकम है कि नहीं है, क्लियर? यस सर, यस सर। तो एग्रीकल्चर इनकम में ही फॉल करेगा, ओके, क्योंकि आपने एग्रीकल्चर का मतलब जो आपने जो इनकम फाइनली जनरेट किया है ना, वो लैंड से ही जनरेट किया है, और उस लैंड से जनरेट किया है जिसका यूज एग्रीकल्चर पर्पज के लिए किया गया है आगे चल करके भी, और जिसे आपने लिया भी था एग्रीकल्चर के लिए। ऐसे सोचो, ऐसे समझो आप कि जैसे कि आपने लैंड किस लिए लिया था, एग्रीकल्चर के लिए लिया था, ठीक है, और आपने वो दूसरे को लैंड दे दिया, किसके लिए दिया, एग्रीकल्चर के लिए दिया, तो एग्रीकल्चर ही माना जाएगा, क्योंकि आपने लिया भी एग्रीकल्चर के लिए है, आपने किसी सेकंड पर्सन को ज्यादा प्रॉफिट वो लैंड को ही दे दिया, वो भी एग्रीकल्चर के लिए ही है, तो आपकी इनकम जो 500 का आपको प्रॉफिट हो रहा है, वो भी एग्रीकल्चर इनकम ही कंसीडर होगा, ओके। बट इन प्रैक्टिकल तो ये सर ट्रेडिंग जैसा ही होगा, जो मिडल वाला है वो तो मिडल मैन करते हैं, बिल्कुल करते हैं लोग, करते क्या है, जस्ट एग्जांपल कि 100 बीघे मतलब ले लिए गवर्नमेंट से प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर, एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, एक सिनेरियो ऐसे ले लिया। अब उसे क्या कर रहे हैं कि 10-10 बीघे करके से गवर्नमेंट से लिए 1 करोड़ में, और 2-2 10-10 या 10-10 बीघे करके लोगों को मतलब 20-20 लाख में ऐसे दे दिए, तो एग्रीकल्चर इनकम का ही वो माना जाएगा, ओके, क्योंकि आगे पीछे दोनों एग्रीकल्चर ही है, तो एग्रीकल्चर इनकम में ही वो भी फॉल करेगा। और फिर भी अगर आप सबको डाउट होगा तो देख लेना, कोई और क्वेश्चन रहेगा तो आप सब बताना। तो ये क्लियर है, मतलब पहला इनकम कौन सा हुआ, एग्रीकल्चर के थ्रू जो डिराइव हो रहा है। सेकंड बाय परफॉर्मेंस, द परफॉर्मेंस बाय ए कल्टीवेटर or receiver of a rent in any kind of any process ordinarily employed by a cultivator or receiver of rent in render produce raised or received by him fit to taken to the market। मतलब वही चीज हुआ कि आप जैसे कि कोई पर्सन है और वो पर्सन कल्टीवेटर के थ्रू या कोई और मतलब रेंट रिसीव कर रहा है। अब जैसे कि मैं और अगर आपको एग्जांपल बताऊं, तो आपकी कोई मशीन है, ओके, आपने इसे कल्टीवेटर के लिए किसी और को दिया है, ओके, तो ये सारी भी चीजें इसमें आ जाएंगी। और जो थर्ड आपका इसमें आ रहा है, द सेल बाय ए कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ऑफ प्रोड्यूस रेस्ट or received by him in respect which no process has been performed other than a process of nature prescribed in second clause। ये थर्ड वाला क्या कह रहा है, किसी को कुछ आइडिया है? सर एक बार दोबारा से पढ़ें। द सेल बाय कल्टीवेटर, ओके, द सेल बाय कल्टीवेटर और रिसीव ऑफ अ रेंट इन एनी काइंड ऑफ प्रोड्यूस, ओके, जैसे कि अब कल्टीवेटर के थ्रू, मतलब कल्टीवेटर यहाँ पे जैसे जो पर्सन उसके थ्रू कोई सेल किया गया, और रिसीवर ऑफ अ रेंट इन एनी काइंड ऑफ प्रोड्यूस, लाइक उस प्रोडक्शन पे जो आपको रेंट मिला, और रिसीव बाय हिम, चलो तो वही हो गया, इन रेस्पेक्ट ऑफ विच नो प्रोसेस हैज बीन परफॉर्म अदर देन, मतलब जो सेकेंड वाला क्लॉज है वही ये भी है। इसको मैं और चीज बता दे रहा हूँ, जैसे कि जो कल्टीवेटर के थ्रू जो मतलब जो कल्टीवेटर पर्सन उसके थ्रू जो सेल किया जा रहा है, जो रेंट रिसीव हो रहा है उस प्रोड्यूस पे, ओके, तो वो सारी चीजें भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएंगी। बट इसमें ये कह रहा है कि अदर देन प्रोसेस ऑफ नेचर डिस्क्राइब इन सेकेंड क्लास, लाइक इसमें वो प्रोसेस हो रहा है जो कि सेकेंड क्लास के अलावा है। जैसे कि सेकेंड क्लास में अगर हमने अगर कोई जैसे कि 4-5 चीजें फिक्स कोई चीज रखा, ओके, तो उसके अलावा अगर और कोई मल्टीपल चीजों का यूज करके, मतलब किसी क्या बोलते हैं कि किसी चीज को सेल करके किसी और चीजों को जो प्रोड्यूस के उस पे रेंट लेकर के हम जो इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो वो भी इसमें आ जाएगा। सर एक कल्टीवेटर राइट्स बोला ना, तो कल्टीवेटर राइट्स पे तो वही हुआ ना, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि लीज पे, जैसे पट्टे का वो बोलते हैं जी, पट्टे पे जो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर लैंड दे दी,
किसी को, तो वो अपना राइट्स जो है वो तो उसका हुआ, बट वो रेंट पे आगे आता है। कल्टीवेटिंग राइट्स वो आगे फॉरवर्ड कर रहा है ना अपनी एग्रीकल्चर लैंड को, तो वहां पे जो उसको रेंट मिल रहा है तो उसके बेस पे वो एग्रीकल्चर इनकम काउंट कर रहे हैं यहाँ पे इस क्लोज के अंदर। हाँ, बट एक चीज ये है कि जो गांव की जमीनें होती हैं तो पहले के टाइम पे तो गवर्नमेंट लीज करता था, मतलब बहुत पहले। और जिसके पास लैंड नहीं होती थी, गवर्नमेंट ने बहुत से लोगों को लैंड को मतलब लीज पे दिया था। और वो लीज जिसको दिया था आज उनका मतलब उस पे परमानेंट टाइटल वो मिल गया उनको। ओके, बट अभी का जो कॉन्सेप्ट है ना, तो अभी का कॉन्सेप्ट लीज पे मतलब उतना प्रैक्टिकल नहीं चलता, क्योंकि गांव के लोग मतलब लीज अभी एक भी ऐसा पर ग्राम पंचायत के पास अभी बहुत सारी जमीनें रहती हैं जिसको वो आगे प्रोड्यूस करने के लिए देता है, और वो हर एक ग्राम पंचायत के पास रहती है। नहीं सर, थी मतलब अब क्या हो रहा है कि जमीनों की इतनी शॉर्टेज हो गई है ना, इतनी शॉर्टेज हो गई है कि भले आप छोटी सी जमीन लोगे, आप एकदम जंगल में भी जाके लोगे तो भी आपको कॉस्टली मिलेगी। एग्जैक्टली आप पूछो तो लैंड बची ही नहीं है, सिटी में लैंड करोड़ों से ऊपर की बिक रही है। ओके, तो पहले तो बहुत, आज के 20 ईयर्स पहले तक बहुत सी लैंड लीज किया गया है, और जिसको लीज किया गया उसको परमानेंट टाइटल मिल गया। ओके, बट अब ऐसा नहीं हो रहा है। ओके, अब गवर्नमेंट लीज ना कर, पहले से तो गवर्नमेंट दे ही नहीं रही है, और कुछ प्राइवेट पर्सन जो अपने दे रहे हैं तो उसको जैसे 1 ईयर के लिए देते हैं। ओके, वो लीज देखो लिखा पढ़ी गांव वाले नहीं करते कि वो एक एग्रीमेंट का ड्राफ्ट बनाए फिर उस पे बोले कि नहीं आप इसे 2 साल 4 साल 5 साल, ऐसा नहीं चलता। उन लोग का ओरली होता है, ओरली साल भर के लिए उसको दे देते हैं। ओके, कि आप को रेंट देना है, जैसे कि 1 साल के लिए आप इसे रेंट ले जाओ और रेंट के लिए लो, और जो भी आपके मतलब आप इसमें प्रोडक्शन करना चाहते हो तो आप प्रोड्यूस करो उस पे, ऐसे चलता है। और इवन देन आप में से अगर किसी का ऐसा होगा तो आपने देखा भी होगा। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट लीज पे नहीं दे सकती, अगर उसे लगता है तो दे सकती है, लेकिन जो प्रैक्टिकल इस टाइम सिनेरियो है तो उतनी लैंड है ही नहीं, इसलिए गवर्नमेंट दे ही नहीं रही है। और बहुत ही नहीं, ये ज्यादा। आप ठीक कह रहे हैं। उसमें यदि रेवेन्यू रिकॉर्ड पे जो ओनर होता है ना, उसी के नाम से दर्ज होता है उस फसल का जो है ना, जो रेंट पे लेता है उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता, बस उसको ओरली दे देते हैं और वो सारा रिकॉर्ड ओनर के नाम से ही चलता है अभी भी। भैया पटवारी का सारा खेल वही है। वही है। और एक बार ना, जैसे कि जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो अभी मैंने इसको देखा भी नहीं है अच्छे से, और अच्छे से एक बार मैं पढ़ लूंगा और इसके अच्छे अच्छे एग्जांपल्स रख लूंगा, जिससे कि और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। क्योंकि ये सब ऐसा सब्जेक्ट होता है कि बहुत कम पढ़ने को होता है, मतलब किसी कंपटीशन में तो आता नहीं जब तक आप स्पेसिफिक कोई टैक्सेशन का एग्जाम नहीं देते। तो मैं और इसे अच्छे से एक बार देख लूंगा और एग्जाम्पल और बहुत सारी चीजें कर लूंगा, और एक सीक्वेंस देख लूंगा कैसे कैसे इसे पढ़ना है, मतलब आप सबको कैसे कैसे इसे पढ़ाना है, तो और आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ओके, तो आप सब पहला लेक्चर है, बिल्कुल परेशान नहीं हुई है। तो आपने यहाँ पे एग्रीकल्चर देख लिया, एंड बाय परफॉर्मेंस आप कल्टीवेटर देखा, प्लस द सेल बाय द कल्टीवेटर ये देख लिया। एंड सी क्लॉज इसमें कह रहा है any income derived from any building owned and occupied by the receiver of a rent, or revenue of any such land or occupied by the cultivator or receiver of rent in any kind of any land with respect to which or produce of which any process mentioned in paragraph second and third of subclause B is carried on. Okay, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखो, इनकम जो डिराइव आपकी हो रही है बिल्डिंग ऑन एंड ऑक्युपाइड बाय द रिसीवर। ओके, अब ये बताइए कि अब जैसे कि आपकी एक बिल्डिंग है, ओके, और आपकी बिल्डिंग है तो आप सिंपल सी बात है उस पर ऑक्युपाइड भी किए रहोगे, और उसके थ्रू जो रेंट आपको मिल रहा है तो वो भी क्या एग्रीकल्चरल उसमें जाना चाहिए इनकम में। यस सर। ओके, देखो बिल्डिंग एक अलग चीज हुई, जैसे बिल्डिंग से जो आपको रेवेन्यू मिल रहा है तो इस क्लॉज के अकॉर्डिंग वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। और फिर कह रहा है कि लैंड से जो रेवेन्यू मिल रहा है
और रेवेन्यू ऑफ एनी सच लैंड। बिल्डिंग अलग हो गया, लैंड अलग हो गया। ओके, अब कह रहा है कि लैंड से जो रेवेन्यू मिल रहा है वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। और कह के फिर कह रहा है कि ऑक्युपाइड बाय द कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ अ रेंट इन एनी काइंड। मतलब अब कोई कल्टीवेटर मतलब कोई पर्सन है, उसने कोई ऑक्युपाइड किया है, और द रिसीवर ऑफ रेंट इन एनी काइंड, लाइक जिसने ऑक्युपाइड किया वो जो रेंट दे रहा है, पा रहा है, या और कोई आपको रेंट रिसीव हो रहा है एनी काइंड, मतलब अदर एनी काइंड रिसीव, कोई आपको इंटरेस्ट या कोई रेंट आपको रिसीव हो रहा है, तो वो सारी चीजें आपकी क्या कंसीडर की जाएंगी, एग्रीकल्चर इनकम में आएंगे। तो इंपॉर्टेंट चीजें इसमें ये हुई। वैसे अगर आप सब आंसर लिखोगे तो इतनी चीजें तो आपको याद नहीं रहेंगी, तो आपको पॉइंट में ही बना के लिखना पड़ेगा। तो पहला तो आप लिखोगे कि रेंट या रेवेन्यू जो आपको एग्रीकल्चरल पर्पस से मिल रहा है। दूसरा आपने लिखा कि लैंड, एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड, मतलब एग्रीकल्चर, एक हो गया एग्रीकल्चर पर्पस से जो आपको पैसा मिल रहा है, एक हो गया जो एग्रीकल्चरल लैंड से जो आपको पैसा मिल रहा है, और एक आपका हो गया इसमें परफॉर्मेंस बाय अ कल्टीवेटर, मतलब आप कल्टीवेटर को परफॉर्म करके या कोई रेंट रिसीव कर रहे हो, वो आ गया। तीसरा है द सेल बाय अ कल्टीवेटर, वो आपका एग्रीकल्चर इनकम में आ गया। और नेक्स्ट इसमें है कि जो आपको इनकम जनरेट हो रहा है लैंड से, बिल्डिंग से, वो भी सारी चीजें इसमें आ जाएगा। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? और इसमें सर बिल्डिंग का सिर्फ उससे ही है जो जैसे कोई गोडाउन है किसी के पास और वो रॉ फसल स्टोर कर रहा है, या फाइनल जो थ्रेश्ड जो सीड्स हैं, फाइनल क्रॉप वो स्टोर कर रहा है, उसके उसमें अगर उसके अलावा अगर कुछ और स्टोर करेगा तो इसमें नहीं फॉलो होगा। ये सही बोल रहे हैं कुलदीप जी। और वो सर वो बिल्डिंग सराउंडेड होनी चाहिए एग्रीकल्चर लैंड में। एक ये मिनट, नहीं। हाँ, फिर से एक बार सर आप फिर से बोलिएगा। तो सर कुलदीप जी का कहने का मतलब ये है कि वो जो बिल्डिंग का जो यूज हो वो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए हो, नंबर 1 ये तो लिखा है इसमें। दूसरा हाँ, वो बिल्डिंग जो हो उसके सराउंडिंग एरिया भी एग्रीकल्चर लैंड ही हो, मोटा माटी ये है। नहीं सर, दो चीजें देखिए, सराउंडिंग एरिया में अगर नहीं भी है तो भी चलेगा, ओके, लेकिन एग्रीकल्चरल चीजों के लिए यूज हो रहा है। जैसे कि अगर मैं और बताऊं, जैसे आपने वो रखा है, आप ऐसा मतलब जैसे होता है ना कि बहुत सी वो होती है मतलब ऐसे घर टाइप में जो मतलब जहाँ दूसरे पे समय मतलब, तो स्टोर कर लिया सर, जो है उसको मतलब जो है कि थ्रेश करके सीड अलग नहीं किया है, वैसे स्टोर किया है, या फिर वो सीड निकाल वही के सर स्टोर किया, आज भी स्टोर सर कर। मैं कुछ बोलूं? हाँ सर हाँ, नेचर ऑफ यूज होगा, नेचर ऑफ सर यूज एक वास्तु एग्रीकल्चर लैंड होना होती चाहिए। है, एग्रीकल्चर लैंड होती है। वास्तु लैंड में एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। एग्रीकल्चर लैंड में वास्तु बनाया जाता है, तब उस पर बिल्डिंग बना के हम बिल्डिंग का काम कर सकते हैं। जो बिल्कुल ठीक, एग्रीकल्चर लैंड है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ सही है। आप सबने थोड़ा सा ब्रेक करा दिया वॉइस। एक बार सर ये जो आप बता रहे थे एक बार और ये सर बताइएगा। एक तो वास्तु लैंड होता है, एक एग्रीकल्चर लैंड होता है। एग्रीकल्चर लैंड में हम कमर्शियल काम कुछ भी करते तो एग्रीकल्चर ही बना जाएगा। उसको हाँ अगर बिल्कुल वास्तु में कन्वर्ट जब तक नहीं कराएंगे तब तक हम लोग अपना नहीं बोल सकते, वो एग्रीकल्चर ही यूज में बताया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बताया। वही मैं भी एग्जांपल यही कह रहा था कि जस्ट एग्जांपल आप स्टोर करते हो चीजों को, जैसे कि कोई भी ग्रेन आपके हो गए और स्टोर करके फिर आप चीजों को 1 बाय 1 सेल कर रहे हो, या लॉन्ग टर्म तक और लोगों का स्टोर करके उस पर आप पैसा मतलब जनरेट कर रहे हो, या किसी को रेंट पे दिए हो, तो वो सारी चीजें इसमें फॉल करेंगी। और ये आपने सर वो वाला बहुत अच्छा बताया सर। हाँ जी, सर क्या कह रहे नेचर नेचर ऑफ वर्क भी एग्रीकल्चर यूज से ही रिलेटेड होना चाहिए। हाँ, ये भी सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसका नेचर उसके रिगार्डिंग होना ही चाहिए, तभी वो फॉल करेगा। ये भी सही है। और इसमें एक बार और देख लेते हैं, एक प्रोवाइडेड 2 3, इसको इतने पे रोक देते हैं। एक बार आप सब और इसे घर पे देख लेना, और इसे मैं आपने सिलेबस भेज दिया तो एक बार मैं इसे देख लूंगा। इसके सारे नोट्स भी मतलब जहाँ जैसे होगा उसको कलेक्ट कर लूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर से और हम लोग समराइज और अच्छे वे में पढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा। ओके, रौनक सर एक सजेशन और था कि ये जो एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट बता रहे हैं हम, राइट सर? एग्जेम्प्ट मींस इफ
पर्सन इज ओनली एग्रीकल्चर इनकम, राइट? अब सर अगले उसमें ये कवर कर दीजिएगा, इफ आई हैव सम अदर इनकम से सैलरी एंड आई हैव आल्सो एग्रीकल्चर इनकम, तो व्हाट आर द कैलकुलेशन पार्ट ऑफ दैट, वेदर एग्रीकल्चर टोटल एग्जेम्प्टेड और सम पार्ट विल बी एडेड इनटू माय इनकम? स्टेट पे डिपेंड करता है सर। टोटल एग्जेम्प्टेड, टोटल एग्जेम्प्टेड। नहीं, टोटल नहीं है, टोटल नहीं है, टोटल नहीं है, टोटल नहीं है। ऐसे नहीं। अरे मैं सर एग्रीकल्चर के अलावा अगर कोई अदर इनकम 1 रुपए की भी है तो वो एग्जेम्प्ट का कुछ लिमिट है, वो 5, 10, 20 हजार रुपए तक ही होता है, वो ज्यादा नहीं। कोई नहीं, सुनिए वो 5,000 है, लेकिन उसके ज्यादा होती है तो उसकी कैलकुलेशन है एक, वो पूछता है। करेक्ट। सुनिए ये मैं कह रहा था नहीं, उसमें स्लैब चेंज हो जाता है आपका। जैसे कि आपका ये है कि आपका 50 लाख रुपए एग्रीकल्चर इनकम है, वो तो हो जाएगी, बट जो अदर इनकम वही तो सर से वो सर बता देंगे एक बार, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा एग्रीकल्चर लिखना। में भी बहुत सारे आइटम्स है जो एग्जेम्प्टेड हैं, जिसमें लगता नहीं है। सर मैं बताऊं कुछ इस बारे में? हाँ जी बताइए। सर इसमें ऐसा होता है कि अगर अदर इनकम भी है तो पहले एग्रीकल्चर इनकम सपोज कीजिए 2 लाख रुपए है किसी की, और बाकी इनकम उसकी 5 लाख है, तो 5 लाख प्लस 2 लाख 7 लाख पे टैक्स निकाल लेंगे, फिर खाली 2 लाख पे टैक्स निकाल लेंगे, वो उसमें से घटा देंगे। तो प्रैक्टिकली तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है स्लैब का, जो भी किसी ने बताया ना कि अगर आपकी इनकम जो है वो 10% स्लैब में है, लेकिन एग्रीकल्चर जोड़ के जो है 5 लाख की इनकम बनी, उस पे जो है आपका 20% में चले गए, तो 5 लाख पे 20% जुड़ा आपका, लेकिन जब आप उसको घटाएंगे मिनिमम इनकम में जोड़ के तो 10% ही घटेगी। यानी कि जो लोग हायर स्लैब में जा रहे हैं इनकम एग्रीकल्चर इनकम जोड़ के, उन पे वो स्लैब रेट का अंतर आ जाएगा बस। समझे इस बात को या नहीं?